नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद का निर्मला। जी, निर्मला 1927 में प्रकाशित हुआ था ये। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने समय के समाज पर, खासकर जो बाल विवाह या बेमेल विवाह जैसी कुरीतियां थीं, उन पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एक आईना है समाज का। तो हमारे पास इस उपन्यास के कथानक और इसके जो गहरे मतलब हैं, उससे जुड़े कुछ नुक्ते हैं जिन पर हम बात करेंगे। जी, हमारा मकसद यही है कि प्रेमचंद की इस मार्मिक रचना की परतें खोलें, उसकी कहानी समझें और वो सामाजिक सच्चाई भी समझें जिसे वो दिखाती है। हाँ, क्योंकि निर्मला सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये 1920s के दशक का जो भारतीय समाज था, उसका बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण है। अच्छा। और ये दिखाता है कि कैसी सामाजिक बंधन, वो परंपरा की बेड़ियां एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी को मतलब धीरे धीरे एक त्रासदी में बदल देती हैं। प्रेमचंद ने तो बड़ी बेबाकी से लिखा है। बहुत बेबाकी से। तो कहानी शुरू होती है बाबू उदय भानुलाल के घर से। वो वकील हैं, एक प्रतिष्ठित वकील। घर में रौनक है, अच्छा खासा परिवार। हाँ, उनकी 2 बेटियां हैं, निर्मला जो 15 साल की है और छोटी कृष्णा 10 साल की। और दोनों बहनें बहुत चंचल हैं, खेल कूद में मगन, एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई। निर्मला थोड़ी सी जिम्मेदार, बड़ी होने के नाते। हाँ, पर बचपन तो दोनों में झलकता है। और यहाँ उस समय के परिवार का ढांचा देखना भी जरूरी है। किस तरह का? मतलब माँ जो है वो घर और बच्चों में पूरी तरह रमी ली हैं। उनका जीवन बेटियों के आसपास ही है। और पिता उदय भानुलाल, वो अपने काम में, वकालत में, बाहरी दुनिया में व्यस्त हैं। अच्छा, ये तो एक आम तस्वीर लगती है उस जमाने की। हाँ, लगती तो आम है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उदय भानुलाल की अचानक मौत हो जाती है। ओह, और ये घटना सब कुछ बदल देती होगी। बिल्कुल, वो जो एक सुरक्षित दिखने वाला माहौल था ना, वो बिखर जाता है। और इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता होगा, आर्थिक रूप से भी। हाँ, वही सबसे बड़ा असर होता है। परिवार पर जैसे आर्थिक पहाड़ टूट पड़ता है। जिस घर में पहले रौनक थी, वहां एक अजीब सी खामोशी और तंगी आ जाती है। और फिर निर्मला की शादी की चिंता, वो अब 16 की हो गई है। हाँ, वो चिंता परिवार को खाने लगती है। और यहीं पर समाज की वो विडंबना, जिसे हम अनमेल विवाह कहते हैं, यानी उम्र में या हालात में बहुत फर्क वाला विवाह। बिल्कुल वो मुद्दा सामने आ जाता है। क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। एक तो आर्थिक हालत और दूसरा समाज का दबाव कि लड़की की शादी समय पे हो जानी चाहिए। तो निर्मला का भविष्य तय हो जाता है। कैसे? उसका रिश्ता तय होता है एक 35 साल के विधुर से, मुंशी तोताराम। 35 साल? और निर्मला सिर्फ 16 की है, दोगुने से भी ज्यादा उम्र। हाँ, और तोताराम की पहली पत्नी से 3 बेटे भी हैं। सबसे बड़ा मनसाराम, वो भी लगभग निर्मला की ही उम्र का है, 16 साल का। फिर जियाराम और सियाराम। ओह, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। पर ये रिश्ता क्यों चुना गया? क्योंकि तोताराम दहेज ज्यादा नहीं मांग रहे थे और परिवार ये बोझ उठा नहीं सकता था। यहाँ निर्मला की खुशी, उसकी मर्जी, इसका कोई मतलब ही नहीं था। सामाजिक और आर्थिक मजबूरियां थीं बस। जाहिर है निर्मला तो खुश नहीं होगी इस रिश्ते से। बिल्कुल नहीं। उसके मन में बहुत दुख था, शायद गुस्सा भी, लेकिन उसकी आवाज कौन सुनता। उसकी माँ, भाई मुरली जो अब घर चला रहा था, वो भी मान गए। कम दहेज और सामाजिक प्रतिष्ठा, यही देखा उन्होंने। तो कर्ज लेकर शादी कर दी गई। हाँ, जैसे तैसे रस्में पूरी की और निर्मला को रोते बिलखते ससुराल भेज दिया गया, अपने सारे सपने पीछे छोड़कर। उसकी छोटी बहन कृष्णा का भी जिक्र है, वो भी बहुत दुखी थी। हाँ, वो बिछड़न बहुत मार्मिक है। तो ससुराल पहुंचकर क्या होता है? घर कैसा है? ससुराल में घर तो बड़ा है, साधन है, संपन्नता दिखती है, लेकिन रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है, एक औपचारिकता सी है। और पति मुंशी तोताराम? वो उम्र में इतने बड़े हैं कि पिता जैसे लगते हैं। निर्मला के साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही है, मतलब स्नेह कम, अधिकार ज्यादा। निर्मला कोशिश करती है, घर के काम संभालती है, अपने व्यवहार से जगह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पति पत्नी के बीच वो उम्र का फासला, वो एक दीवार की तरह खड़ा रहता है। वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। वो साझेदारी नहीं पनपती और यही खालीपन आगे चलकर और मुश्किलें खड़ी करता है। मुश्किलें? जैसे निर्मला और उसका सौतेला बेटा मनसाराम, दोनों हम उम्र हैं, लगभग 16 साल के। हाँ, आपने बताया था। तो उनके बीच एक स्वाभाविक सा, एक सहज रिश्ता पनपने लगता है।
मनसाराम पढ़ने में अच्छा है, निर्मला उसकी पढ़ाई में थोड़ी मदद करती है, रुचि लेती है, उनके बीच बातचीत होती है, एक दोस्ती जैसा, एक अपनापन। ये तो स्वाभाविक लगता है, खासकर जब निर्मला को पति से वो भावनात्मक सहारा नहीं मिल रहा। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन समाज की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, क्यों? प्रेमचंद यहीं समाज के दोहरेपन पर उंगली उठाते हैं। एक बूढ़े आदमी की शादी एक किशोरी से वो समाज को मंजूर है, वो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन एक हम उम्र सौतेली माँ और बेटे के बीच अगर थोड़ा स्नेह भी पनपे तो वो शक के दायरे में आ जाता है। ओ, तो शक किया जाने लगता है। हाँ, मुंशी तोताराम के मन में शक का बीज डाल दिया जाता है। उन्हें लगने लगता है कि निर्मला और मनसाराम के बीच कुछ गलत है। ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये शक इतना बढ़ जाता है कि वो मनसाराम को हॉस्टल भेजने का फैसला कर लेते हैं। सिर्फ शक की बिना पर? हाँ, और ये शक, पिता का ये व्यवहार मनसाराम को अंदर से तोड़ देता है। वो बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमार, और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। हाँ, और इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाता है? निर्मला को। तोताराम, घर के बाकी लोग, खासकर उनकी बहन रुक्मिणी, सब निर्मला को ही कोसते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ये तो अन्याय है। बिल्कुल। घर का माहौल एकदम जहरीला हो जाता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे बिना किसी आधार के शक और समाज का पाखंड एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी बीच निर्मला की छोटी बहन कृष्णा की शादी होती है। हाँ, और वो शादी एक अच्छे हमउम्र लड़के से होती है, अच्छे परिवार में। तो ये देखकर तो निर्मला को और भी दुख होता होगा। बहुत। अपनी बहन की खुशी देखकर उसे अपनी किस्मत पर, अपनी बदनसीबी पर और ज्यादा शिद्दत से एहसास होता है। एक टीस उठती है मन में। और उधर मनसाराम की मौत का सदमा भी है, घर में कलह है, इसका असर तोताराम पर भी पड़ा होगा। हाँ, तोताराम के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वो भी बीमार रहने लगते हैं। और फिर समय बीतता है, घर की आर्थिक हालत तो पहले ही खराब थी, तोताराम के इलाज में और पैसा लगता है, और आखिरकार मुंशी तोताराम की भी मृत्यु हो जाती है। ओह, तो अब निर्मला विधवा हो गई, इतनी कम उम्र में। हाँ, एक बेमेल विवाह का अंत उसे एक और सामाजिक त्रासदी के मुंह में धकेल देता है, वैधव्य। उस समय विधवाओं की हालत तो बहुत ही खराब थी। बहुत दयनीय। उन्हें समाज में बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। सफेद साड़ी पहनो, कोई श्रृंगार नहीं, तीज त्योहारों से दूर रहो, अकेले रहो। उन्हें अशुभ भी माना जाता था शायद। हाँ, अशुभ मानते थे। तिरस्कार भरी नजरें, बुरा व्यवहार। निर्मला को ये सब झेलना पड़ता है। उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई पहचान जैसे बची ही नहीं। वो बस एक विधवा थी। इस मुश्किल वक्त में क्या उसे कहीं से कोई सहारा मिलता है? एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। डॉक्टर सिन्हा, जिन्होंने मनसाराम और तोताराम का इलाज किया था, हाँ, वो निर्मला के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाते हैं। उनकी अपनी बेटी है सुधा, जिसकी शादी होने वाली है। अच्छा। तो वो निर्मला को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मदद के लिए अपने घर ले आते हैं। शायद थोड़ी राहत मिले उसे। चलो, ये तो कुछ अच्छा हुआ। हाँ, कुछ समय के लिए शायद उसे थोड़ा सुकून मिलता है डॉक्टर सिन्हा के घर। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब क्या होता है? आराम, जॉब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो निर्मला पर घर के गहने चुराने का झूठा इल्जाम लगा देता है। क्या? ये भी? हाँ, और इस घटना से निर्मला बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में उसके लिए कहीं कोई इज्जत, कोई विश्वास बचा ही नहीं है। ये तो बहुत दुखद है। डॉक्टर सिन्हा को यकीन है कि निर्मला बेगुनाह है, लेकिन ये इल्जाम निर्मला को अंदर तक हिला देता है। इसी बीच डॉक्टर सिन्हा की बेटी सुधा की शादी हो जाती है। हाँ, निर्मला वो शादी देखती है। शायद उसे फिर अपनी किस्मत याद आती है। और फिर वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। हाँ, वापस आ जाती है, लेकिन अब जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है उसकी। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता होगा। बहुत तेजी से। वो लगातार बीमार रहने लगती है। प्रेमचंद यहाँ यही दिखाते हैं कि कैसे लगातार की मानसिक पीड़ा, समाज का तिरस्कार, अकेलापन, निराशा, ये सब मिलकर एक इंसान को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल देते हैं। मतलब उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। हाँ, शरीर का ये क्षय असल में उसके मन और आत्मा पर लगे अनगिनत घावों का ही नतीजा है। समाज ने उसे हर कदम पर तोड़ा, उसकी खुशियां छीनी, और आखिर में जीने की वजह भी। और उपन्यास का अंत तो बहुत दुखद है, अत्यंत कारुणिक। निर्मला गंभीर रूप से बीमार पड़ती है। डॉक्टर सिन्हा आते हैं इलाज के लिए, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी आखिरी सांसों में वो शायद अपनी उस बच्ची को याद करती है जो उसे तोताराम से हुई थी।
और जिसकी भी जल्दी मौत हो गई थी, अपने अधूरे सपनों को याद करती है। और फिर वो बहुत कम उम्र में ही दुनिया से चली जाती है, अपने पीछे छोड़ जाती है एक अनकही कहानी और समाज के लिए कई कई सवाल। वाकई निर्मला प्रेमचंद के यथार्थवादी लेखन का एक शिखर है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक व्यवस्था पर सीधा हमला है जो बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, इन सब को पालती पोसती थी। प्रेमचंद ने निर्मला के जरिए दिखाया कि ये प्रथाएं कैसे औरतों की जिंदगी को नर्क बना देती हैं। उनके सपने, उनकी इच्छाएं, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेती हैं। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक व्यक्ति की, एक अकेली लड़की की निजी त्रासदी को इतने असरदार तरीके से सामाजिक बुराइयों की आलोचना का हथियार बनाया गया है। प्रेमचंद की भाषा देखिए, कितनी सरल है, सीधी है, लेकिन असर कितना गहरा छोड़ती है। बिल्कुल। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने उस पितृसत्तात्मक समाज में औरत की बेबसी, उसके अंदर का संघर्ष, बाहरी दबाव, सब कुछ सामने रख दिया है। सही कहा। निर्मला की कहानी पढ़ते हुए लगता ही नहीं कि ये सिर्फ एक पात्र की कहानी है। ऐसा लगता है उस दौर की हजारों लाखों औरतों की यही अनकही पीड़ा रही होगी। हाँ, ये उपन्यास सचमुच 1920 के दशक के भारतीय समाज का एक दस्तावेज है और ये बार बार इशारा करता है कि समाज को बदलने की कितनी जरूरत थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साहित्य समाज को आईना दिखाने और उसे बदलने की प्रेरणा देने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम हो सकता है? निश्चित रूप से। प्रेमचंद ने निर्मला की त्रासदी के जरिए समाज की आत्मा को जगाने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया कि जब परंपरा और नियम इंसानियत से ऊपर हो जाते हैं तो नतीजे कितने भयानक होते हैं। और इसकी प्रासंगिकता तो आज भी है। बिल्कुल है, आज भी कम नहीं हुई है। हो सकता है बाल विवाह पर कानून बन गए हों, विधवाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ हो, हाँ। लेकिन क्या वो सोच पूरी तरह बदल गई है? वो मानसिकता जो औरतों को एक वस्तु समझती है, उन पर बेमेल रिश्ते थोपती है, चाहे वो उम्र का हो या सामाजिक स्थिति का, या दहेज के लिए आज भी दबाव डाला जाता है। सही बात है, मुद्दे शायद बदले हैं पर जड़ें कहीं ना कहीं बाकी हैं। हाँ, ये उपन्यास हमें आज भी मजबूर करता है कि हम उन सामाजिक ढांचों पर, उस सोच पर सवाल उठाएं जो व्यक्तियों की, खासकर महिलाओं की आज़ादी और उनके सपनों का गला घोंटते हैं। तो निर्मला की कहानी हमें उस दौर की कड़वी सच्चाइयों से मिलवाती है, ऐसी सच्चाइयां जिनके निशान शायद आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। प्रेमचंद ने एक व्यक्ति के जीवन के जरिए पूरे समाज की एक बहुत ही जटिल और दुखद तस्वीर पेश की है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज इस उपन्यास के छपने के लगभग 100 साल बाद, क्या वो बुनियादी मुद्दे जिनकी प्रेमचंद ने बात की थी, जैसे शादी में लड़की की मर्जी का न होना, आर्थिक सामाजिक दबाव में रिश्ते तय होना, औरतों पर शक करना, उनकी सीमित आज़ादी, क्या ये सब पूरी तरह खत्म हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इनके रूप बदल गए हैं, लेकिन वो जड़ें अभी भी गहरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने आसपास देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए विचार करना चाहिए।